नमस्कार दोस्तों, BHIC 108 के इस एग्ज़ाम स्पेशल मैराथन सीरीज़ पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि पहले उसे भी देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से कवर किया था और आज हम उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अगले 6 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि इग्नू की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है। इसीलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मेरे साथ साथ जो है नोट्स बनाइएगा या फ्लो चार्ट्स जो होंगे उसको बनाइएगा, ताकि आप एग्जाम में भी बना पाएंगे। यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इग्नू स्मार्ट एग्जाम प्रेप लर्निंग फैमिली लगातार बढ़ रही है। आपका एक सब्सक्राइब न केवल आपको सभी महत्वपूर्ण गस बेस्ड प्रिपरेशन से जोड़ेगा, बल्कि हमारी इस लर्निंग फैमिली को और भी मजबूत बनाएगा। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न है, प्रबोधन से आप क्या समझते हैं? यूरोप में प्रबोधन के विकास और इसकी विरासत पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसके माध्यम से आधुनिक विश्व के निर्माण की वैचारिक पृष्ठभूमि को समझा जाता है। दोस्तों, प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट 18वीं शताब्दी के यूरोप का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य लोगों को अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और निरंकुश राजशाही के प्रभाव से मुक्त कर तर्क, विज्ञान, विवेक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना था। इसी कारण जो है दोस्तों, इस काल को तर्क का युग भी कहा जाता है। तो आप परिचय में बता सकते हैं कि प्रबोधन 18वीं शताब्दी के यूरोप का वह बौद्धिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने मानव समाज को अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और निरंकुश राजशाही के अंधकार से निकालकर तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रकाश की ओर अग्रसर किया। इसे तर्क का युग भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह आंदोलन विकसित कैसे हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो हम बात करेंगे यूरोप में प्रबोधन के विकास की। दोस्तों, प्रबोधन कोई अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि यह कई शताब्दियों तक चले बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम था। अगर बात करें तो यह जो है आपका पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति का जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ा। प्रबोधन की जो नींव है सबसे पहले पुनर्जागरण ने रखी। पुनर्जागरण ने लोगों का ध्यान धार्मिक मान्यताओं से हटाकर मानव और उसकी क्षमताओं की ओर आकर्षित किया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई वैज्ञानिक क्रांति ने इस सोच को और मजबूत बनाया। गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि प्रकृति और ब्रह्मांड निश्चित वैज्ञानिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। इससे लोगों का विश्वास बढ़ा कि यदि प्रकृति को तर्क और विज्ञान से समझा जा सकता है तो समाज और राजनीति को भी तर्क के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है प्रबोधन के विकास में अनेक महान विचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बात करें कुछ प्रमुख विचारकों की तो उनमें जॉन लॉक, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही 3 अधिकार प्राप्त है। पहला है जीवन, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा संपत्ति। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य जो है इन सब अधिकारों की रक्षा करना है। दूसरे हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर ने जो है धार्मिक सहिष्णुता और चर्च की गलत नीतियों की आलोचना की। वे विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शासन की शक्तियों को जो है 3 भागों में बांटना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। और आज जो है अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक व्यवस्था इसी पर आधारित है। इसके बाद आप रूसो का भी चर्चा कर सकते हैं। रूसो ने एक किताब लिखा जो बहुत प्रसिद्ध किताब है उनका, वह है सामाजिक समझौता। उन्होंने उसमें यह बताया कि सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है वह जनता है। उन्होंने राजा के जो है दैवीय अधिकारों को अस्वीकार करते हुए जन संप्रभुता का समर्थन किया था। तो आइए इसको समझते हैं। आप कह सकते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी के पुनर्जागरण और 17वीं सदी के वैज्ञानिक क्रांति जैसे न्यूटन और गैलीलियो के सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड ईश्वरीय चमत्कार से नहीं बल्कि निश्चित नियमों से चलता है। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विचारकों ने समाज और राजनीति पर लागू किया। फिर हम जो है यहाँ पर प्रमुख विचारकों के योगदान को बता सकते हैं। इनमें पहला जो है हम जॉन लॉक के बारे में बताएंगे कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सिद्धांत दिया।
फिर आप वोल्टेयर की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वोल्टेयर ने जो है धार्मिक असहिष्णुता और चर्च के भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया। फिर आप मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताएंगे कि उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया जो आज आधुनिक लोकतंत्र का आधार बना। फिर आप रूसो के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उनकी जो है सामाजिक समझौते की अवधारणा ने राजा के दैवीय अधिकारों को खारिज कर जनसंप्रभुता को स्थापित किया। आइए अब बातें करते हैं प्रबोधन की ऐतिहासिक विरासत की। दोस्तों, प्रबोधन केवल एक विचारधारा नहीं था, बल्कि इसने आधुनिक विश्व की दिशा बदल दी। आइए इसके प्रमुख विरासतों को समझते हैं। पहला है आधुनिक क्रांतियों का मार्गदर्शक, यानी आधुनिक क्रांतियों का वैचारिक आधार भी आप इसे कह सकते हैं। प्रबोधन ने विचारों की दुनिया की कई बड़ी क्रांतियों को प्रेरित किया, विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति। इन दोनों आंदोलनों में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की मांग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का भी यहाँ पर विकास हुआ। प्रबोधन के परिणाम स्वरूप आधुनिक राजनीतिक मूल्यों का विकास हुआ, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और मानवाधिकार। आज विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान इन्हीं मूल्यों पर आधारित हैं। तीसरा है मानववाद और प्रगति की भावना। दोस्तों, प्रबोधन ने यह विश्वास स्थापित किया कि मनुष्य जो है अपने ज्ञान और प्रयासों के माध्यम से समाज को बेहतर बना सकता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का विस्तार हुआ, समाज सुधार आंदोलनों को बल मिला, दास प्रथा के विरोध को समर्थन मिला, वैज्ञानिक सोच का प्रसार हुआ। इस प्रकार प्रगति और विकास की आधुनिक अवधारणा को जो है प्रोत्साहन मिला। तो आप बता सकते हैं कि प्रबोधन ने आधुनिक विश्व को वैचारिक रूप से निर्मित किया। इसकी मुख्य विरासत इस प्रकार है। पहला आप बताएंगे कि यह आधुनिक क्रांतियों का मार्गदर्शक रहा। तो प्रबोधन के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति को जो है जन्म दिया। फिर आप लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में बताएंगे कि प्रबोधन के कारण ही धर्मनिरपेक्षता, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता जैसे आधुनिक राजनीतिक मूल्यों को वैश्विक मान्यता मिली। फिर आप मानवतावाद और प्रगति की चर्चा करेंगे कि इसने जो है मानव की असीम प्रगति की क्षमता में विश्वास जगाया और समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार तथा दास प्रथा के उन्मूलन की नींव रखी। इसके बाद जो है आप निष्कर्ष को लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि संक्षेप में जो है प्रबोधन ने मध्यकालीन सामंती और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़कर एक ऐसे आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील समाज की रूपरेखा तैयार की जिस पर आज की वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है। यानी निष्कर्ष को दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि प्रबोधन यूरोप के इतिहास का एक क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन था जिसने मध्यकालीन अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवाद और निरंकुश शासन को चुनौती दी। इसने तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को स्थापित किया तथा आधुनिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विश्व व्यवस्था की नींव रखी। इसीलिए प्रबोधन को आधुनिक युग की वैचारिक आधारशिला माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब इसको जो है फ्लो चार्ट से समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो आप उत्तर लिखेंगे तो उसे इस क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रबोधन के बारे में परिचय देंगे, बताएंगे कि यह जो है तर्क का युग था। यहाँ पर तर्क व विज्ञान जो है वो प्रमुख था। ज्ञान का आधार तर्क और विज्ञान बना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया गया और लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों पर भी यहाँ पर पुरजोर बल देने का काम हुआ। उसके बाद आप अंधविश्वास का विरोध बताएंगे कि ये लोग जो है धार्मिक कट्टरता और रूढ़ियों का विरोध करते थे। फिर आप यूरोप में प्रबोधन के विकास की चर्चा करेंगे कि किस तरह से यह जो है पुनर्जागरण में ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवतावाद जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। फिर जो वैज्ञानिक क्रांति आई, यहाँ पर न्यूटन, गैलीलियो, जोहान्स केपलर, इन सब के योगदान की आप चर्चा कर सकते हैं, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच देखने के लिए मिला। फिर जो है प्रमुख विचारक जिनमें आप जॉन लॉक की चर्चा करेंगे, इनके प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताएंगे। वोल्टेयर के धार्मिक सहिष्णुता के विचारों के बारे में बताएंगे। मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बताएंगे और रूसो के सामाजिक समझौता के बारे में आप जो है डिस्कस करेंगे। फिर आप जो है इस प्रबोधन की आधुनिक जो लोकतंत्र में भावन सहयोग रहा है उसको आप बताएंगे। फिर जो है इसकी अगर ऐतिहासिक विरासत आपको बताना है तो फिर आप बताएंगे कि यह जो है आधुनिक क्रांतियों को जन्म देने में भी इसका भूमिका रहा है। कैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इसने भूमिका निभाई, फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका निभाई,
इसके साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य जो है धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, इन सारी चीज़ों को इसने स्थापित किया और आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। फिर आप मानवतावाद और प्रगति के बारे में बताएंगे कि कैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, समाज सुधार हुआ, दास प्रथा के विरोध में इन्होंने जो है समर्थन दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों ने अपनाया। और लास्ट में आप जो है निष्कर्ष को लिख सकते हैं कि मध्यकालीन जो है रूढ़ियों का अंत हुआ, तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता की बातें बढ़ी और यही जो है आधुनिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विश्व व्यवस्था का आधार बना। तो दोस्तों, यह था प्रबोधन आंदोलन और उसकी ऐतिहासिक विरासत का विस्तृत विश्लेषण। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, ब्रितानी ताज और उसके अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों के बीच बढ़ते द्वेष यानी प्रतिरोध के कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में यह समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन और उसके 13 अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि स्थिति स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंच गई। दोस्तों, 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन विजयी तो रहा, लेकिन उस पर भारी आर्थिक कर्ज चढ़ गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों पर नए कर लगाने और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने की नीति अपनाई। यहीं से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह संघर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि बन गया। तो आप जो है परिचय में बता सकते हैं कि 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रितानी ताज और उसके 13 अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के कर्ज से उबरने के लिए उपनिवेशों पर कड़े टैक्स लगाए यानी कड़े कर लगाए और उनके प्रशासनिक नियंत्रण को कड़ा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 की पृष्ठभूमि तैयार हुई। आइए अब इसके प्रमुख कारणों को जो है विस्तार से समझते हैं। तो पहला जो कारण है वह है आर्थिक शोषण और दमनकारी कर नीतियां। दोस्तों, ब्रिटेन का मानना था कि युद्ध की सुरक्षा का लाभ अमेरिकी उपनिवेशों को भी मिला है, इसीलिए उन्हें युद्ध के खर्च में योगदान देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने कई नए कर लगाए। पहला जो टैक्स उन्होंने लगाया वह था शुगर एक्ट 1764 में। तो इस अधिनियम के अंतर्गत चीनी और अन्य आयातित वस्तुओं पर कर लगाया गया। इससे व्यापारियों और आम उपनिवेश वासियों में असंतोष फैल गया। उसके बाद स्टैंप एक्ट लगाया गया 1765 में। यह पहला प्रत्यक्ष कर था यानी डायरेक्ट टैक्स था। इसके अनुसार कानूनी दस्तावेजों, समाचार पत्रों, लाइसेंसों और अन्य मुद्रित सामग्री पर सरकारी स्टैंप खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। उपनिवेश वासियों ने जो है इसका बहुत विरोध किया और अंततः जो है ब्रिटिश सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। फिर तीसरा जो था वह था टाउनसेंड एक्ट। स्टैंप एक्ट हटाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार जो है पीछे नहीं हटी। 1767 में उसने चाय, कांच, कागज और शीशे जैसी वस्तुओं पर नए टैक्स लगा दिए। इससे उपनिवेशों में ब्रिटेन के प्रति असंतोष जो है और बढ़ गया। तो आप जो है दमनकारी अधिनियम के बारे में बता सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने राजकोष भरने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों पर कई कर थोपे। 1764 के शुगर एक्ट और 1765 के स्टाम्प एक्ट ने दैनिक उपभोग की वस्तुएं और कानूनी दस्तावेजों पर भारी टैक्स लगा दिया। हालांकि व्यापक विरोध के बाद स्टैंप एक्ट वापस लिया गया, लेकिन बाद में टाउनसेंड एक्ट 1767 के जरिए चाय, शीशे और कागज पर फिर से टैक्स लगा दिया गया। दूसरा जो कारण था वह था बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो जो है यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह अमेरिकी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक आधार था। उपनिवेश वासियों का तर्क था कि ब्रिटिश संसद में उनका कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। ऐसी स्थिति में संसद को उन पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वे मानते थे कि कर लगाने का अधिकार केवल उसी संस्था को होना चाहिए जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो। यह नारा पूरे औपनिवेशिक प्रतिरोध का जो है प्रतीक बन गया। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकी जो है उपनिवेश वासियों का तर्क था कि चूंकि ब्रिटिश संसद में उनका कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार को उन पर टैक्स लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह नारा पूरे आंदोलन का जो है वैचारिक आधार बना। अगला जो कारण है वह है प्रत्यक्ष टकराव और नागरिक अशांति। दोस्तों, समय के साथ असंतोष केवल विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़क पर भी संघर्ष के रूप में सामने आने लगा। इसी में पहला है बोस्टन नरसंहार, जो 1770 में हुआ था। बोस्टन शहर में ब्रिटिश सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है तनाव लगातार बढ़ रहा था। मार्च 1770 में ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी। इस घटना में जो है 5 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस घटना को बोस्टन नरसंहार कहा जाता है।
इसके बाद जो है ब्रिटेन विरोधी भावनाएं पूरे उपनिवेश में तेजी से फैलने लगी। फिर जो दूसरी घटना थी यहाँ पर, वह थी बॉस्टन टी पार्टी जो 1773 में हुई थी, उससे संबंधित। तो 1773 में ही ब्रिटिश संसद ने टी एक्ट पारित किया। इस अधिनियम ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार में विशेष सुविधाएं प्रदान की। इसके विरोध में सन्स ऑफ लिबर्टी संगठन के सदस्यों ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ब्रिटिश जहाजों से चाय की 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुली चुनौती थी। तो आप जो है इसको बता सकते हैं प्रत्यक्ष टकराव और नागरिक अशांति के तहत बोस्टन नरसंहार को जो 1770 में हुआ था। तो बोस्टन में जो है तनाव तब हिंसक हो गया जब ब्रिटिश सैनिकों ने करों का विरोध कर रही एक निहत्थी जापानी या अमेरिकी नागरिकों को भीड़ पर जो है गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 लोग मारे गए। इस घटना ने औपनिवेशिक जनता में ब्रिटेन के प्रति नफरत को और भड़का दिया। फिर दूसरा जो यहाँ पर था वह बॉस्टन टी पार्टी वाला इंसिडेंट था, यानी कि टी एक्ट यानी चाय अधिनियम के विरोध में सन्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन के सदस्यों ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ब्रिटिश जहाजों पर धावा बोल दिया और चाय की 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश दमन किया गया और यही जो है अंतिम विच्छेद था। तो बोस्टन टी पार्टी से ब्रिटिश सरकार जो है इतनी नाराज हो गई कि उसने उपनिवेशों को दंडित करने के लिए जो है कठोर कानून बनाए। इसी कानून के तहत जो है असहनीय कानून इंटॉलरेबल एक्ट 1774 आया। इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया कि बोस्टन जो बंदरगाह था उसको बंद कर दिया गया। मैसाचुसेट्स की स्वशासन व्यवस्था को जो है सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों का जो है सख्ती बढ़ा दिया गया। ब्रिटेन को ऐसा उम्मीद था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे जो है उपनिवेश डर जाएंगे, लेकिन इसका जो है उल्टा प्रभाव पड़ गया। सभी उपनिवेश ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एकजुट होने लगे और यहीं से संघर्ष सुलह की सीमा को पार कर गया और स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। तो आप जो है ब्रिटिश दमन और अंतिम विच्छेद में बता सकते हैं कि यहाँ पर असहनीय कानून 1774 पास हुआ। तो बोस्टन टी पार्टी से नाराज ब्रितानी ताज ने दंडात्मक कानून पारित किए, जिसके तहत बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया और मैसाचुसेट्स की स्वशासन व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया। इससे दोनों पक्षों के बीच सुलह के सभी रास्ते बंद हो गए। आप फिर निष्कर्ष में बता सकते हैं कि ब्रितानी ताज की हठधर्मिता और उपनिवेशों की स्वतंत्रता की आकांक्षा के कारण यह विद्वेष एक जो है पूर्ण सशस्त्र क्रांति में बदल गया, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। यानी दोस्तों पूरे निष्कर्ष को संक्षेप में ऐसे समझिए कि ब्रिटिश सरकार की जो टैक्स पॉलिसियां रही, राजनीतिक अधिकारों में जो उपेक्षा की गई, यहाँ के लोगों की आर्थिक शोषण और दमनकारी कदम जो रहा, वह अमेरिकी उपनिवेशों के असंतोष के मुख्य कारण थे। इसके साथ साथ बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं जैसे विचारों ने इस संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान किया। अंततः ब्रिटिश हठधर्मिता और उपनिवेशों की स्वतंत्रता की आकांक्षा ने इस विद्वेष को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। तो आइए जो है इसको फ्लोचार्ट से समझ लीजिए। पहले आप जो है 7 वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बारे में बताएंगे परिचय में। फिर ब्रिटेन पे भारी कर्ज हो गया, तो ब्रिटेन जो है अमेरिकी उपनिवेशों पर नियंत्रण और कर वृद्धि के माध्यम से उस कर्ज को चुकाना चाहता था। इसके लिए जो है उन्होंने बहुत सारे शोषण किए, जैसे कि आर्थिक शोषण के तहत उन्होंने शुगर एक्ट लगाया, स्टैम्प एक्ट लगाया, टाउनशेंड एक्ट लगाया। इससे जनता में जो है असंतोष फैला। फिर आप राजनीतिक असंतोष की बात करेंगे कि यहाँ पर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान जैसी बातें निकल करके आई, जिससे इसको वैचारिक आधार मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है संसद में इनके प्रतिनिधि नहीं थे। इसका विरोध हुआ और इन्होंने जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग की। प्रत्यक्ष टकराव में आप बोस्टन नरसंहार का चर्चा करेंगे, जहाँ पर 5 नागरिकों की जो है मृत्यु हो गई। फिर आप जो है बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है लिबर्टी सन्स के द्वारा 342 चाय पेटियां जो है समुद्र में फेंक दी गई। फिर ब्रिटिश सरकार की जो है यहाँ से प्रतिक्रिया रही कि उन्होंने असहनीय कानून जो है पारित कर दिया, बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया, स्वशासन जो मैसाचुसेट्स में था उसको सस्पेंड कर दिया। फिर ब्रिटिश नियंत्रण को और कठोर किया। इससे हुआ क्या कि ये जो जितने भी 13 उपनिवेश थे ये एकता में बंध गए और इन्होंने जो है स्वतंत्रता की मांग की। और कंक्लूजन में आप बताइएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है जन्म हुआ। तो इस तरह से आप जो है फ्लोचार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया कि किन कारणों से ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के वैज्ञानिक विकास की विभिन्न व्याख्याओं का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।
दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा सैद्धांतिक ज़रूर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर विद्यार्थी जो है या हम छात्र क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि इतिहासकार स्वयं इस वैज्ञानिक विकास को किस प्रकार देखते हैं। तो इस प्रश्न में जो है हमें केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि यह भी समझना है कि इतिहासकारों ने वैज्ञानिक क्रांति की व्याख्या किन के दृष्टिकोणों से की है और उन व्याख्याओं की क्या सीमाएं हैं। तो आइए इसको समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो यूरोप था वह वैज्ञानिक परिवर्तन का युग था। इस काल में कोपरनिकस, गलीलियो, केपलर, डेकार्ट और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति और ब्रह्मांड और वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जो स्थापित धारणाएं थीं उनको चुनौती दी। इस परिवर्तन को इतिहास में वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वैज्ञानिक क्रांति हुई क्यों? क्या यह केवल महान वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिणाम था? क्या इसके पीछे आर्थिक या सामाजिक कारण थे, या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने इसका जन्म दिया? तो इन प्रश्नों को जो है समझने के लिए, इसके उत्तर जानने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल आइए परिचय को देखते हैं। तो आप बताएंगे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुए वैज्ञानिक विकास, जिसे वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है, उसने आधुनिक विश्व के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। कोपरनिकस, गलीलियो, डेकार्ट और न्यूटन जैसे विचारकों ने पारंपरिक अरस्तुवादी ईसाई ब्रह्मांड विज्ञान को जो है चुनौती दी। हालांकि इस वैज्ञानिक विकास के कारणों, प्रकृति और सामाजिक प्रभावों को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के बीच अलग अलग व्याख्याएं रही हैं। इन व्याख्याओं का समीक्षात्मक मूल्यांकन जो है इन दृष्टिकोणों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है इतिहासकारों ने अलग अलग जो व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहला है वैज्ञानिक विकास की जो है मुख्य ऐतिहासिक व्याख्याएं। इसके अंतर्गत पहला जो है हमारा वह है आंतरिकवादी या बौद्धिक व्याख्या दृष्टिकोण। दोस्तों, यह सबसे पुराना और पारंपरिक दृष्टिकोण माना जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में अलेक्जेंड्रे कोयरे और A.R. हॉल शामिल हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक क्रांति मुख्य रूप से विचारों और ज्ञान की आंतरिक प्रगति का परिणाम था। इनका मानना था कि वैज्ञानिक विकास केवल इसीलिए हुआ क्योंकि मानव बुद्धि और तर्क शक्ति लगातार विकसित हो रही थी। उदाहरण के लिए जो है कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, गलीलियो ने अवलोकन और प्रयोग के महत्व को बताया, न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम स्थापित किए। इन सभी खोजों ने जो है पुराने अरस्तुवादी और चर्च आधारित विचारों को चुनौती दी। अब इस दृष्टिकोण का अगर आप समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस दृष्टिकोण की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैज्ञानिक विचारों के विकास को विस्तार से समझाता है। यह बताता है कि नए सिद्धांतों ने किस प्रकार पुराने सिद्धांतों का स्थान लिया। लेकिन इसकी जो है सबसे बड़ी एक कमजोरी भी है, यह विज्ञान को समाज से अलग करके देखता है। यह नहीं बताता कि आखिर उसी यूरोप में विज्ञान तेजी से क्यों विकसित हुआ। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका को लगभग जो है नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए केवल इसी दृष्टिकोण से वैज्ञानिक क्रांति को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। तो आप जो है आंतरिकवादी या बौद्धिक व्याख्या दृष्टिकोण के अनुसार में बता सकते हैं कि इस विचार के समर्थक अलेक्जेंड्रे कोयरे और A.R. हॉल थे, जिन्होंने वैज्ञानिक क्रांति को शुद्ध विचारों और अमूर्त सिद्धांतों की स्वायत्त प्रगति के रूप में माना। उनके अनुसार यह मानव मस्तिष्क की तार्किक क्षमता का क्रमिक विकास था। अगर इस सिद्धांत की जो है इस दृष्टिकोण की समीक्षा की जाए तो यह व्याख्या इस बात को समझाने में मदद करती है कि कैसे गणित और भौतिकी के आंतरिक सिद्धांतों ने पुरानी मान्यताओं को बदला, परंतु यह इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है कि विज्ञान शून्य में विकसित नहीं होता। उस समय पर जो समकालीन सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं थी उसका भी इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए अब चलते हैं दूसरे दृष्टिकोण पर, जो है बाह्यवादी या सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण। इसको बाह्यवादी बोलेंगे दोस्तों, ब्रह्मवादी नहीं। तो यह जो दृष्टिकोण है इसको मुख्य रूप से मार्क्सवादी इतिहासकारों और बोरिस हेसन जैसे विद्वानों ने विकसित किया। इनका तर्क था कि विज्ञान का विकास जो है केवल विचारों के कारण नहीं हुआ, बल्कि समाज की व्यवहारिक आवश्यकताओं ने भी इसे आगे बढ़ाया। 17वीं शताब्दी के यूरोप में व्यापार का विस्तार हो रहा था, समुद्री यात्राएं बढ़ रही थी, खनन उद्योग विकसित हो रहे थे, युद्ध तकनीकों में जो है परिवर्तन आ रहा था। इन सभी क्षेत्रों को बेहतर तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया।
उदाहरण के लिए बेहतर नौवहन के लिए खगोल विज्ञान का विकास हुआ, तोप और मशीनों के निर्माण के लिए यांत्रिकी का जो है विकास हुआ। अगर इसका जो है समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आप पाएंगे कि इस दृष्टिकोण की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विज्ञान और समाज के बीच जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है। यह दिखाता है कि वैज्ञानिक खोजें केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होती बल्कि समाज की जरूरतों से भी प्रभावित होती हैं। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह दृष्टिकोण कई बार अत्यधिक आर्थिक नियतिवाद यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का भी शिकार हो जाता है, अर्थात यह मान लेता है कि हर वैज्ञानिक खोज के पीछे केवल आर्थिक कारण ही जिम्मेदार है। इससे वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैचारिक नवाचार का जो महत्व है वह कम हो जाता है। तो आप इसको बता सकते हैं कि बाह्यवादी या सामाजिक आर्थिक व्याख्या दृष्टिकोण जो है वह मार्क्सवादी और सामाजिक इतिहासकारों जैसे बेरिस हेसन का तर्क है कि 17वीं शताब्दी का वैज्ञानिक विकास व्यापारिक पूंजीवाद, नौवहन, खनन, युद्ध तकनीकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं से प्रेरित था। उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही नए यंत्रों और सिद्धांतों जैसे कि यांत्रिकी का आविष्कार हुआ। फिर आप इसके समीक्षा में लिखेंगे कि यह दृष्टिकोण विज्ञान को समाज से जोड़ता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक आर्थिक नियतिवाद का शिकार हो जाता है, जिससे शुद्ध वैज्ञानिक जिज्ञासा और वैचारिक नवाचार का महत्व कम हो जाता है। आइए अब तीसरे महत्वपूर्ण कारकों पर चलते हैं। तो तीसरा जो कारक है दोस्तों, यह सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों पर जोर देता है। इसके प्रमुख समर्थक समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन थे। मर्टन का मानना था कि इंग्लैंड में प्यूरिटनवाद और प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म लोगों को मेहनत, अनुशासन और ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करता था। प्रकृति का अध्ययन करना ईश्वर की रचना को समझने का माध्यम माना जाता था। इसीलिए धार्मिक वातावरण ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया। अगर आप इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन देखेंगे तो यह दृष्टिकोण धर्म और विज्ञान के संबंध को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि धार्मिक मान्यताएं हमेशा विज्ञान की विरोधी नहीं थी, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। यह केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही विज्ञान का कारण है। तो फिर गैलीलियो यानी जो इटली से थे, डेकार्ट जो फ्रांस के थे, इन्होंने कैथोलिक वैज्ञानिकों को इतना महत्वपूर्ण योगदान कैसे दिया? इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर यह दृष्टिकोण नहीं दे पाता, इसीलिए इसे भी संपूर्ण व्याख्या नहीं माना जाता है। तो आप बताएंगे कि यह जो दृष्टिकोण है सांस्कृतिक और धार्मिक व्याख्या का, यहाँ पर समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने तर्क दिया है कि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में प्यूरिटनवाद और प्रोटेस्टेंट आचार शास्त्र ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे प्रकृति के अध्ययन को ईश्वर की महिमा को समझने का साधन मानते थे। फिर आप इसकी समीक्षा में बताएंगे कि हालांकि यह व्याख्या इंग्लैंड के संदर्भ में कुछ हद तक सही है, लेकिन गैलीलियो जो कि इटली के थे और डेकार्ट जो कि फ्रांस के थे जैसे कैथोलिक विचारकों के महान वैज्ञानिक योगदानों को स्पष्ट करने में यह विफल रहती है। फिर आइए निष्कर्ष को देखते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिक विकास की किसी एक व्याख्या को पूर्ण नहीं माना जा सकता। या बौद्धिक जिज्ञासा यानी आंतरिक जो जिज्ञासा होती है और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं जो कि बाह्य जिज्ञासा है या जरूरत है, इसका एक मिला-जुला परिणाम था जिसने मध्यकालीन रूढ़ियों को समाप्त कर आधुनिक विज्ञान की धर्मनिरपेक्ष नींव रखी। यानी दोस्तों, यदि आप इन तीनों दृष्टिकोणों को एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्याख्या वैज्ञानिक क्रांति को जो है पूरी तरह नहीं समझा सकती। वैज्ञानिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया थी जिसमें बौद्धिक जिज्ञासा, गणितीय और वैज्ञानिक नवाचार, आर्थिक आवश्यकताएं, व्यापार और तकनीकी विकास, सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण, इन सभी ने जो है अपनी अपनी भूमिका निभाई। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार वैज्ञानिक क्रांति को बहुकारकीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो फिर आप निष्कर्ष के तौर पर बता सकते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी का वैज्ञानिक विकास मानव इतिहास का जो है निर्णायक मोड़ था। इसकी व्याख्या के लिए आंतरिकवादी, बाह्यवादी और सांस्कृतिक धार्मिक ये तीनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। हालांकि प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी अपनी सीमाएं हैं, फिर भी तीनों को मिलाकर देखने पर वैज्ञानिक क्रांति की अत्यधिक संतुलित और व्यापक समझ जो है वह विकसित होती है। इसी वैज्ञानिक विकास ने मध्यकालीन रूढ़ियों को चुनौती देकर आधुनिक विज्ञान, तर्कवाद और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान की नींव रखी। तो आइए अब फ्लोचार्ट से इसको समझ लीजिए कि आप जो है एग्जाम में इस तरह का फ्लोचार्ट बना सकते हैं। वैज्ञानिक क्रांति जो है आप लिखेंगे, उसका परिचय बताएंगे, फिर आप कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे।
तो इस जो है वैज्ञानिक विकास की व्याख्याओं के बारे में आप बताएंगे तो मुख्यतः 3 दृष्टिकोण देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आंतरिकवादी दृष्टिकोण है। इसके समर्थक अलेक्जेंडर कोयरे और ए.आर. हॉल थे। इन्होंने जो है विचारों एवं तर्कों का विकास को जो है मानव वैज्ञानिक विकास का कारण और मानव बुद्धि का क्रमिक प्रगति को भी इन्होंने स्थान दिया। जबकि बाह्यवादी यानी एक्सटर्नलिस्ट जो थे, इनमें बैरिस हैसन और मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे समर्थक थे। इन्होंने सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को जो है वैज्ञानिक विकास का कारण माना। इन्होंने बताया कि व्यापार, नौवहन, खनन और युद्ध तकनीक की जो है जरूरत थी, इसीलिए इस तरह का जो है वैज्ञानिक विकास हुआ। फिर आप सांस्कृतिक धार्मिक व्याख्या की जब दृष्टिकोण को देखेंगे तो फिर आप वहाँ पर रॉबर्ट के मर्टन के बारे में बताएंगे। उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट नैतिकता और प्यूरिटनवाद के बारे में बताया और उन्होंने यह कहा कि धर्म ने जो है विज्ञान को उत्साहित किया। फिर आप जो है सबका समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे। आंतरिकतावादी की सीमा बताएंगे कि यह जो है समाज और अर्थव्यवस्था की भूमिका की उपेक्षा कर देता है। बाह्यवादी की सीमा बताएंगे कि यह जो है आर्थिक नियतिवाद पर अत्यधिक जोर देता है। फिर आप धार्मिक व्याख्या की भी सीमा बताएंगे कि कैथोलिक वैज्ञानिकों के योगदान की व्याख्या जो है यह कठिन तौर पे कर पाता है। फिर आप समग्र मूल्यांकन की बातें करेंगे कि यह जो है बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक सबको मिला करके देखा जाए तो यही जो है इसका संयुक्त प्रभाव को समझने में मदद करता है। फिर आप निष्कर्ष में बताएंगे कि आधुनिक विज्ञान जो है तर्कवाद और धर्मनिरपेक्षवाद ज्ञान की नींव यहाँ पर बनी थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें यह समझ आ गया कि वैज्ञानिक क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनेक बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम थी। अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपको यहाँ तक कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और उस कमेंट वाले बॉक्स को जब आप स्लाइड करेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। अगर कंटेंट रियल में आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये सब करने का उद्देश्य यही है कि यह सामग्री जो है अन्य लोगों तक भी पहुँचे, यूट्यूब उसे रिकमेंड करे। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है 18वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे कि बाराबंदी आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, जब भी 18वीं शताब्दी में यूरोप की बात होती है तो अधिकांश छात्र जो है सीधे औद्योगिक क्रांति पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने पूरे यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। इसी परिवर्तन को इतिहास में कृषि क्रांति कहा जाता है। इस कृषि क्रांति ने पारंपरिक सामंतिक कृषि व्यवस्था को बदलकर आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक कृषि व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। यही कारण है कि इतिहासकार कृषि क्रांति को औद्योगिक क्रांति की आधारशिला मानते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रस्तावना की। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुधार किए गए। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, खाद्यान्न संकट कम हुआ, जनसांख्यिकी की वृद्धि को समर्थन मिला, उद्योगों के लिए श्रमिक उपलब्ध हुए और पूंजी संचय की प्रक्रिया तेज हुई। इसीलिए कृषि क्रांति को आधुनिक यूरोप के आर्थिक और जो है सामाजिक परिवर्तन आया है इसका प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो आप जो है परिचय में बता सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति ने पारंपरिक कम उत्पादकता वाली सामंती कृषि प्रणाली को एक आधुनिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक पूंजीवादी व्यवस्था में बदल दिया। इस बदलाव ने न केवल खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, बल्कि आगामी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक श्रम शक्ति और पूंजी भी उपलब्ध कराई। आइए अब बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में हुए प्रमुख परिवर्तनों की। तो 18वीं शताब्दी में इन कृषि सुधारों को जो है निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिसमें पहला बिंदु है हमारा बाराबंदी आंदोलन, यानी इसे जो है इंक्लूजन मूवमेंट कहा जाता है। दोस्तों, यह कृषि क्रांति का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। बात करें बाराबंदी से पहले की स्थिति की तो 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन में खुली खेत प्रणाली प्रचलित थी। इस व्यवस्था में गांव की अधिकांश भूमि सामूहिक रूप से उपयोग की जाती थी। किसान के खेत छोटे छोटे और बिखरे हुए होते थे। कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। फिर जो है बाराबंदी आंदोलन की प्रक्रिया आई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद ने कई बाराबंदी कानून पारित किए। इन कानूनों के तहत सामूहिक भूमि को निजी संपत्ति में बदल दिया गया। खेती के जो है चारों ओर बार लगाए गए, यानी कि खेतों के चारों ओर जो है बार लगा करके घेर दिया। बड़े जमींदार और जो थे उन्हें विशाल कृषि भूमि पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। बाराबंदी आंदोलन के अगर प्रभाव का बात किया जाए तो सकारात्मक प्रभाव यही रहा कि बड़े बड़े कृषि फॉर्म विकसित हुए, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का जो है उपयोग बढ़ा, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई और कृषि जो है एक लाभकारी व्यवसाय बन गई।
अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो छोटे किसान जो है भूमि से वंचित हो गए, भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ी, ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ। यही विस्थापित किसान बाद में औद्योगिक कारखाने में काम करने वाले श्रमिक बने। इस प्रकार बाराबंदी आंदोलन ने कृषि और उद्योग दोनों को प्रभावित किया। तो आप बता सकते हैं कि जो बाराबंदी आंदोलन था यह इस काल का सबसे महत्वपूर्ण और युगांतकारी परिवर्तन था। इससे पहले यूरोप में खुली खेत प्रणाली थी, जहां गांव की जमीन साझा होती थी और किसान छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों पर खेती करते थे। इसके लिए बाराबंदी के लिए प्रक्रिया अपनाई गई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद ने कई बाराबंदी कानून पारित किए। इसके तहत साझा जमीनों को छीन कर उनके चारों ओर बाड़ लगा दी गई और इन्हें बड़े बड़े जमींदारों के नियंत्रण में दे दिया गया। प्रभाव क्या हुआ कि बिखरे हुए खेत एक बड़े चक्र में बदल गए। बड़े फार्मों के निर्माण से कृषि बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और वैज्ञानिक तकनीकों का जो है प्रयोग संभव हुआ, जिससे उत्पादकता तेजी से बढ़ी। हालांकि छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को उनकी आजीविका से वंचित कर दिया गया, जिससे वे विशाल शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए और मजबूर होने के बाद ये जो है औद्योगिक क्रांति के लिए सस्ता श्रम बन गए। दोस्तों, कृषि क्रांति का जो है दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन फसल चक्र प्रणाली का विकास था। और यहाँ पर पारंपरिक समस्या यह थी कि जो पहले भूमि है उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए खेत को एक वर्ष खाली छोड़ दिया जाता था। इससे भूमि का बड़ा भाग उपयोग से बाहर रहता था। फिर टाउनसेंड की 4 क्षेत्रीय फसल चक्र प्रणाली विकसित की गई, जिसमें जो है गेहूं, जौ, शलजम, क्लोवर जैसे फसलें उगाई जाती थी। इसका लाभ यही हुआ कि भूमि को खाली छोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो गई, मिट्टी की उर्वरता बनी रही, उत्पादन में वृद्धि हुआ, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध होने लगा, पशुपालन को भी जो है प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार फसल चक्र ने कृषि उत्पादन को अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाया। इसमें आप बता सकते हैं कि पारंपरिक भूमि रूप से जो है भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत को एक साल जो है खाली छोड़ दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में चार्ल्स टर्निप टाउनसेंड ने 4 क्षेत्रीय फसल चक्र का सिद्धांत दिया। इसके तहत गेहूं, जौ, शलजम और क्लोवर की जो है बारी बारी से उगाया जाने लगा, यानी खेती की जाने लगी। शलजम और क्लोवर ने मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाया, जिससे जमीन को खाली छोड़ने की जरूरत खत्म हो गई और चारे के उत्पादन से पशुपालन को भी बढ़ावा मिला। दोस्तों, तीसरा जो कारण रहा यह रहा तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार। तो कृषि क्रांति केवल भूमि सुधार तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नई तकनीकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ पर जो है जुथरो टूल का सीड ड्रिल आया 1701 में, यानी जुथरो टूल ने जो है 1701 में सीड ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। इसका महत्व यही था कि पहले जो है किसान बीजों को हाथ से बिखेर कर बोते थे, इससे बीजों की बर्बादी होती थी, पौधों की वृद्धि में असमानता होती थी। सीड ड्रिल की सहायता से बीज उचित गहराई पर बोए गए, समान दूरी बनी रही, उत्पादन में वृद्धि हुई। यह कृषि के मशीनीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है चयनात्मक पशु प्रजनन पर भी ध्यान दिया गया। रॉबर्ट बैकवेल ने पशुधन सुधार की नई पद्धति विकसित की। उन्होंने केवल स्वस्थ और अधिक उत्पादक पशुओं का प्रजनन कराया। परिणाम स्वरूप भेड़ों की ऊन उत्पादन क्षमता बढ़ी, मवेशियों का वजन बढ़ा, मांस उत्पादन में वृद्धि हुई और पशुपालन जो है अत्यधिक लाभकारी बन गया। तो दोस्तों, आप इसको इस तरह से बता सकते हैं तकनीकी और वैज्ञानिक नवाचार में कि जुथरो टूल का सीड ड्रिल, इस मशीन के आविष्कार ने बीजों को हाथ से फेंकने के बजाय निश्चित दूरी और गहराई पर कतारों में बोना संभव हुआ। इससे बीजों की बर्बादी रुकी और पैदावार जो है कई गुना बढ़ गई। फिर आप चयनात्मक पशु प्रजनन के बारे में बताएंगे कि रॉबर्ट बैकबॉल जैसे जो है विशेषज्ञों ने केवल स्वस्थ और भारी पशुओं को आपस में प्रजनन कराया, जिससे भेड़ों और मवेशियों का वजन बढ़ा तथा मांस और ऊन उत्पादन 2 गुने से अधिक हो गया। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के कृषि परिवर्तनों, विशेषकर बाराबंदी आंदोलन ने कृषि को एक जीविका के साधन से बदलकर एक अत्यधिक लाभकारी व्यवसाय बना दिया। इस कृषि अधिशेष और विस्थापित ग्रामीण श्रम शक्ति ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में जो है ईंधन का काम किया। यानी दोस्तों, निष्कर्ष को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कृषि क्रांति ने जो है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया, जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया, अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई और लाखों ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर धकेला। यही श्रमिक बाद में उद्योग में काम करने लगे। इस प्रकार जो है कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक श्रम और पूंजी दोनों उपलब्ध कराया। तो इसी को आप लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी की कृषि क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाराबंदी आंदोलन, फसल चक्र प्रणाली, सीड ड्रिल तथा चयनात्मक पशु प्रजनन जैसे सुधारों ने कृषि को अत्यधिक उत्पादक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक बनाया। इन परिवर्तनों ने न केवल खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, बल्कि औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक श्रम शक्ति और पूंजी भी उपलब्ध कराई। इसीलिए कृषि क्रांति को आधुनिक यूरोप के आर्थिक परिवर्तन और औद्योगिक विकास की आधारशिला माना जाता है। आइए अब इसको फ्लोचार्ट से समझ लीजिए।
तो आप जो है कृषि क्रांति 18वीं शताब्दी के बारे में जो है जिक्र करेंगे। पहले बताएंगे कि पारंपरिक कृषि से कैसे आधुनिक वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कृषि की ओर बढ़ा गया। इसी में जो है बाराबंदी आंदोलन जो है आया, जहाँ पर पहले खुली खेत प्रणाली होती थी, सामूहिक भूमि जो है निजी भूमि में बदल दिया गया, जिसके कारण बड़े फार्म विकसित हुए। फिर आप फसल चक्र के बारे में बताएंगे, जहाँ पर आप चार्ल्स टाउनसेंड का 4 क्षेत्रीय मॉडल की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे गेहूं, जौ, शलजम और क्लोवर जैसे पौधे लगाए गए और भूमि को जो है उर्वरकता बनी रही। फिर आप तकनीकी नवाचार की बात करेंगे, तो यहाँ पर जैथरी टूल आया, जिसे सीड ड्रिल भी कहा गया, और इसको जो है बीजों की कम बर्बादी के लिए लाया गया और यहाँ से उत्पादन अधिक हुआ। इसके साथ साथ जो है रॉबर्ट बैकवेल ने चयनात्मक पशु प्रजनन कराया, जिससे बेहतर भेड़ें हुई, मवेशी हुए और अत्यधिक उत्पादन हुआ। और बाराबंदी आंदोलन का प्रभाव यही था दोस्तों कि बड़े फॉर्म का निर्माण हो गया, कृषि उत्पादकता में जो है वृद्धि हुई, वैज्ञानिक तकनीक का जो है प्रयोग होने लगा। नकारात्मक प्रभाव यही था कि छोटे किसान भूमि से वंचित हो गए, शहरों की ओर पलायन करने लगे। औद्योगिक क्रांति हेतु ये सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले मजदूर बन गए, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, पूंजी संचय में भी वृद्धि हुई और यहीं से औद्योगिक क्रांति का आधार बना। तो दोस्तों, हमने समझ लिया कि कृषि क्रांति ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया। चलिए अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है प्रश्न कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में अर्थव्यवस्था तथा समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो यह प्रश्न केवल परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आधुनिक विश्व के निर्माण को समझने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, यदि प्रबोधन ने आधुनिक विचारों को जन्म दिया तो कृषि क्रांति ने जो है आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी, तो औद्योगिक क्रांति वह घटना थी जिसने वास्तव में आधुनिक विश्व की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना की बातें करें तो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से तात्पर्य उस ऐतिहासिक प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की पारंपरिक घरेलू प्रणाली का स्थान मशीनों और कारखानाओं पर आधारित उत्पादन प्रणाली ने ले लिया। इस क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई और बाद में यह पूरे यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में फैल गई। इस परिवर्तन ने मानव श्रम और पशु शक्ति पर आधारित उत्पादन को बदलकर मशीनों, भाप शक्ति और बड़े पैमाने के उत्पादन में परिवर्तित कर दिया। इसी कारण से इतिहासकार औद्योगिक क्रांति को मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो है आर्थिक परिवर्तन मानते हैं। तो आप जो है परिचय में बता सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उस ऐतिहासिक प्रक्रिया से है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पारंपरिक मानव श्रम और पशु शक्ति पर आधारित घरेलू उत्पादन प्रणाली को मशीनीकृत, वाष्प शक्ति चालित और बड़े पैमाने की कारखाना प्रणाली में बदल दिया। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई, जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप और विश्व की आर्थिक संरचना को रूपांतरित कर दिया। अगर दोस्तों प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की बातें करें तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति ने यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उत्पादन में जो है अभूतपूर्व वृद्धि देखने के लिए मिली। औद्योगिक क्रांति का जो है सबसे बड़ा प्रभाव उत्पादन क्षमता में वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। इस काल में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे स्पिनिंग जेली, वाटर फ्रेम, पावर लूम, जेम्स वाट का जो है वास्प इंजन। इन मशीनों की सहायता से कपड़ा उद्योग का जो है उत्पादन कई गुना बढ़ गया। कोयला और लौह उद्योग का विस्तार हुआ। उत्पादन तेज, सस्ता और अधिक लाभकारी बन गया। जो पहले काम करने में कई दिन लगता था, अब वह कुछ घंटों में पूरा होने लगा। तो आप जो है यहाँ पर उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को बता सकते हैं कि कताई जेनी यानी स्पिनिंग जेनी और जेम्स वाट के वास्प इंजन जैसे आविष्कारों ने सूती वस्त्र, कोयला और लोहा उत्पादन में जो है गति को कई गुना बढ़ा दिया। इसके कारण पूंजीवाद और नए बाजार का जो है उदय हुआ, यानी घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन अब कारखानाओं में केंद्रित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ, जिससे मुनाफे को दोबारा निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो है अधिकांश उत्पादन घरों या छोटे कार्यस्थलों पर होता था, लेकिन मशीनों के उपयोग के बाद उत्पादन बड़े बड़े कारखानाओं में केंद्रित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ और निवेश तथा लाभ कमाने की जो है प्रवृत्ति बढ़ी और निजी उद्यमों का जो है विस्तार हुआ। अब उत्पादन का मुख्य उद्देश्य केवल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि अधिकतम लाभ अर्जित करना हो गया। इसके बाद यातायात और संचार में भी क्रांति देखने के लिए मिली। औद्योगिक विकास के साथ साथ परिवहन के साधनों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भाप शक्ति यानी वाष्प शक्ति के उपयोग से रेलगाड़ियों का विकास हुआ, स्टीम जहाजों का निर्माण हुआ, सड़कों और नहरों का विस्तार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल का परिवहन आसान हुआ, तैयार माल तेजी से बाजार तक पहुंचने लगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ।
इस प्रकार एकीकृत बाजार व्यवस्था का भी निर्माण हुआ। आइए अब जो है इसका देख लेते हैं पहले कि आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि भाप से चलने वाले रेल इंजनों और पक्की सड़कों के निर्माण ने कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन को तीव्र व सस्ता बना दिया, जिससे एकीकृत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विकास हुआ। अब बात करते हैं प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के समाज पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ। तो दोस्तों, आर्थिक बदलाव ने जो है यूरोपीय समाज के जो है ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ पर जो है तीव्र शहरीकरण देखने के लिए मिला। दोस्तों, कारखानाओं में जो है रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। इसी कारण लाखों ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर बढ़ने लगे। फलस्वरूप यूरोप में मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल जैसे औद्योगिक नगर तेजी से विकसित हुए। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में इन शहरों में भीड़भाड़, गंदगी, प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बहुत अधिक थी। हालांकि शहरीकरण के साथ कई सामाजिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। इसके साथ साथ यहाँ नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में दो नए वर्ग जो है उभर कर सामने आए। पहला बना पूंजीपति वर्ग और दूसरा बना श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के तहत कारखानाओं के मालिक उद्योगपति और व्यापारी लोग थे। यह वर्ग आर्थिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन गया। जबकि श्रमिक वर्ग की बात करें तो यहाँ पर मजदूर, कारखाना कर्मचारी और दैनिक श्रम करने वाले लोग थे। ये लोग अपने अपने श्रम पर निर्भर थे। इस प्रकार समाज में वर्गीय विभाजन और आर्थिक असमानताएं बढ़ने लगी। फिर जो है दोस्तों, श्रम की जो है अमानवीय स्थिति हो गई, यानी दयनीय स्थिति हुई। महिला और बाल श्रम भी देखने के लिए मिला। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का यह सबसे संवेदनशील पक्ष था। कारखाना मालिक जो है अत्यधिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों से बहुत ज्यादा काम कराते थे। सामान्यतः मजदूर जो है 16 घंटे काम करते थे, कम वेतन मिलता था, असुरक्षित कार्यस्थल था। इस तरह की जो है परिस्थितियां वहां मौजूद थी। महिला और बाल श्रम भी देखने के लिए मिला। महिलाओं और बच्चों को कम वेतन पर नियुक्त किया जाता था। उन्हें खतरनाक मशीनों के बीच जो है काम करना पड़ता था। इस शोषण के विरुद्ध बाद में ट्रेड यूनियन आंदोलन, श्रमिक सुधार आंदोलन और श्रम कानून, ये सारी चीजें विकसित हुई। जो है इसको बता सकते हैं कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के समाज पर जो है औद्योगिकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक बदलाव ने यूरोपीय समाज के ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। फिर तीव्र शहरीकरण हुआ। रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी का बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन हुआ। इसके कारण मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे नए औद्योगिक शहरों का उदय हुआ। हालांकि इन शहरों में प्रारंभिक दौर में आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। समाज मुख्य रूप से दो नए वर्गों में विभाजित हो गया। पहला पूंजीपति वर्ग जो कारखानाओं और पूंजी के मालिक थे। दूसरा श्रमिक वर्ग जो केवल अपने श्रम पर निर्भर होते थे। फिर यहाँ पर श्रम की जो है अमानवीय स्थितियां देखने के लिए मिली कि कारखानाओं के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों को 14 से 16 घंटे काम कराया जाता था। कम वेतन देने के उद्देश्य से महिलाओं और छोटे बच्चे को खतरनाक मशीनों पर काम पर लगाया गया, जिसने आगे चलकर श्रम सुधार आंदोलनों को जो है जन्म दिया। तो अगर इसका आप समग्र मूल्यांकन देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव था। सकारात्मक प्रभाव में आप बता सकते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई, तकनीकी प्रगति देखने के लिए मिला, व्यापार का विस्तार हुआ, रोजगार के नए अवसर मिले और आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। जबकि नकारात्मक प्रभाव में श्रमिक शोषण, आर्थिक असमानता, बाल श्रम, प्रदूषण और खराब शहरी जीवन हुआ। अर्थात औद्योगिक क्रांति ने समृद्धि तो पैदा की, लेकिन सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न की। तो आप निष्कर्ष में बता सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को धन और आधुनिक तकनीकी संपन्नता तो प्रदान की, लेकिन इसके साथ ही समाज में तीव्र आर्थिक असमानता और श्रमिक शोषण जैसी चुनौतियां भी पैदा की, जिन्होंने भविष्य की समाजवादी विचारधाराओं की पृष्ठभूमि तैयार की। तो आइए अब इसको जो है फ्लो चार्ट से समझ लीजिए। आप औद्योगिक क्रांति के बारे में बताएंगे कि घरेलू उत्पादन से अब यह मशीन आधारित कारखाना प्रणाली में बदल गया। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, जैसे कि स्पिनिंग जेली, पावर लूम जैसे मशीन देखने के लिए मिली। भाप शक्ति यानी बाप शक्ति से जो है जेम्स वाट का इंजन बना, जिससे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, परिवहन सस्ता हो गया, कारखाना प्रणाली आई जहां पर बड़े पैमाने पर उत्पादन देखने के लिए मिला। इसके बारे में बताएंगे। फिर आप अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करेंगे कि जो है यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कपड़ा उद्योग, कोयला उद्योग, यहाँ सब उत्पादन बढ़ने लगा, पूंजीवाद का विकास हुआ, लोग निवेश और लाभ आधारित अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश करने लगे और परिवहन क्रांति हुई, रेल, स्टीम, जहाज ये सब देखने के लिए मिला, जिससे व्यापार जो है विस्तार लिया। फिर यूरोप के समाज पर इसके प्रभाव को दिखाएंगे कि किस तरह से शहरीकरण हुआ, मैनचेस्टर, बर्मिंघम ये सब नए शहर बने, जनसंख्या वृद्धि हुई, नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग जिसे सर्वहारा कहा जाता है और श्रमिक वर्ग बने। फिर श्रमिक समस्याएं देखने के लिए मिली, 14 से 16 घंटे ये श्रमिक कार्य करते थे, कम वेतन दिया जाता था, महिला और बाल श्रम भी था। सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उत्पादन वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ और व्यापार विस्तार हुआ। फिर नकारात्मक प्रभाव के बारे में आप बताएंगे कि श्रमिकों का शोषण हुआ और समानता देखने के लिए मिली, बाल श्रम मिला और प्रदूषण भी यहाँ पर मौजूद था। यानी निष्कर्ष के तौर पर यही कहेंगे कि औद्योगिकरण ने जो है आधुनिक औद्योगिक एवं पूंजीवादी विश्व की नींव को रखा।
तो चलिए दोस्तों, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहां पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसी में पहला है महान विचलन की अवधारणा और दूसरा है उपभोक्तावादी क्रांति। तो आइए महान विचलन की अवधारणा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, महान विचलन की अवधारणा को जो है इतिहासकार केनेथ पोमेरांज द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी। महान विचलन उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को दिखाता है जिसके माध्यम से 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन, आर्थिक और औद्योगिक विकास के मामले में एशिया के प्रमुख क्षेत्रों जैसे चीन और भारत से आगे निकल गया। पोमेरांज का तर्क है कि लगभग 1750 तक यूरोप और चीन के विकसित क्षेत्र जीवन स्तर, कृषि उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों के मामले में काफी हद तक एक दूसरे के समान थे, लेकिन इसके बाद यूरोप को कुछ विशेष लाभ प्राप्त हुआ जिन्होंने उसे औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया। पहला प्रमुख कारण था कोयले की सुलभ उपलब्धता। ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्र के पास जो है विशाल कोयला भंडार मौजूद थे जिसने उद्योगों को ऊर्जा प्रदान की। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अमेरिकी उपनिवेशों का लाभ। अमेरिका से यूरोप को कपास, लकड़ी और अन्य कच्चा माल प्राप्त हुआ जिससे उत्पादन और व्यापार का विस्तार देखने को मिला। इस प्रकार महान विचलन की अवधारणा यह समझाने का प्रयास करती है कि क्यों यूरोप आधुनिक औद्योगिक शक्ति बना जबकि एशिया अपेक्षाकृत पीछे रह गया। तो निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि महान विचलन आधुनिक विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यूरोप और एशिया के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के अंतर को स्पष्ट करती है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 200 शब्दों में लिखना रहता है कि महान विचलन जो है इतिहासकार केनेथ पोमेरांज द्वारा लोकप्रिय बनाई गई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधारणा है। यह उस प्रक्रिया को दिखाती है जिसके द्वारा 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन ने आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक रूप से चीन, भारत और जापान जैसे तत्कालीन समृद्ध एशियाई देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया और वैश्विक महाशक्ति बन गया। यहाँ पर जो इतिहासकार पोमेरांज हैं ये मुख्य कारण देते हैं। तो पोमेरांज के अनुसार 1750 तक यूरोप और एशिया, विशेषकर चीन का डेल्टा क्षेत्र, जीवन स्तर, कृषि उत्पादकता में लगभग समान था, लेकिन दो मुख्य कारकों ने यूरोप का विचलन और बढ़त को मौका दिया। इसमें पहला था कोयले की भौगोलिक सुलभता, यानी ब्रिटेन में औद्योगिक केंद्रों के आसपास जो है कोयले के विशाल भंडार मौजूद थे। फिर नई दुनिया यानी अमेरिका के जो उपनिवेश थे, यहाँ से यूरोप को बड़े पैमाने पर कच्चा माल जैसे कपास, लकड़ी और कृषि भूमि मिली जिसने यूरोप की भूमि संबंधी बाधाओं को दूर किया। तो आइए महान विचलन को फ्लोचार्ट से समझ लीजिए। यह जो है मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि यूरोप और एशिया के विकास में जो है बढ़ता अंतर क्यों हुआ, इसको दिखाता है। केनेथ पोमेरांज की जो है यह अवधारणा है, यह बताता है कि 1750 तक समानता थी, चीन और यूरोप जो है लगभग समान स्तर पर थे। यूरोप की बढ़त को दिखाता है जिसके कारण औद्योगिक क्रांति का विकास जो हुआ इससे बढ़त मिला, इसको एशिया पीछे रह गया। फिर बढ़त का कारण में दो कारण यहाँ पर वो बताते हैं कि कोयले की उपलब्धता थी जिसके कारण सस्ती ऊर्जा मिली और उद्योग का विकास हुआ। फिर अमेरिकी उपनिवेश से जो है कपास, लकड़ी और कच्चा माल प्राप्त हुआ जिसने और भी उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया, इससे यूरोप को जो है आर्थिक बढ़त मिली। यही जो है महान विचलन का सिद्धांत है। चलिए अगले जो है शॉर्ट नोट पर चलते हैं, जो है उपभोक्तावादी क्रांति। तो दोस्तों आइए अब हम उपभोक्तावादी क्रांति के बारे में चर्चा करें। तो उपभोक्तावादी क्रांति से आशय 1600 से 1750 के बीच यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन और उत्तर पश्चिमी यूरोप के उपभोग के पैटर्न में आए व्यापक परिवर्तन से है। इस काल में केवल राजा, कुलीन और धनी वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग भी नई नई वस्तुओं का उपभोग करने लगे थे, यानी इस्तेमाल करने लगे थे। वैश्विक व्यापार के विस्तार के कारण चाय, कॉफी, चीनी, तंबाकू, चीनी मिट्टी के बर्तन और सूती वस्त्र जैसी वस्तुएं आम लोगों तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे उपभोग केवल आवश्यकता की पूर्ति का साधन नहीं रहा बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान का जो है प्रतीक बन गया। लोग बेहतर कपड़े पहनने लगे, सुंदर घर सजाने और नई वस्तुओं के उपभोग के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति प्रदर्शित करने लगे। इसी काल में जो है दुकानों में आकर्षक सजावट, शो खिड़कियां और विज्ञापनों का विकास हुआ जिसने उपभोग को और भी बढ़ावा दिया। इतिहासकारों के अनुसार उपभोक्ता क्रांति ने जो है वस्तुओं की मांग में वृद्धि की और यही बढ़ती मांग बाद में औद्योगिक क्रांति के लिए विशाल बाजार का आधार बना। तो यानी आप उपभोक्ता क्रांति को इस प्रकार समझा सकते हैं कि उपभोक्ता क्रांति 1600 से 1750 के बीच मुख्य रूप से ब्रिटेन और उत्तर पश्चिमी यूरोप में लोगों के उपभोग व्यवहार में आए एक व्यापक बदलाव को संदर्भित करती है। इस काल में केवल कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं से परे जाकर के विलासिता और आराम की वस्तुओं को खरीदने लगे। मुख्य विशेषताओं और प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर विविध वस्तुएं देखने के लिए मिली। वैश्विक व्यापार के विस्तार से चाय, कॉफी, चीनी, तंबाकू, चीनी मिट्टी के बर्तन और छपे हुए सूती कपड़े आम जनता के लिए सुलभ हो गए। फिर यहाँ जो है लोगों ने इसको जो है उपभोग को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। वस्तुओं का उपभोग जो है केवल उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि समाज में उसे अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए होने लगा। दुकानों की खिड़कियों को सजाने तथा विज्ञापनों की शुरुआत इसी काल में हुई। इसने मांग को बढ़ाकर औद्योगिक क्रांति के लिए एक बाजार तैयार किया। तो आप जो है उपभोक्ता क्रांति को इस तरह से लिख सकते हैं कि
से लेकर 1750 के दशक में यह विकसित हुआ। यहाँ उपभोग की आदतों में बड़ा परिवर्तन हुआ। यहाँ जो है वैश्विक व्यापार जब बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार हुआ, नई वस्तुएं आई, चाय, कॉफी, चीनी, तंबाकू, सूती वस्त्र जो है लोगों को उपभोग के लिए मिला, और उपभोग जो है अब सम्मान का जो है यह बात बन गया, सामाजिक प्रतिष्ठा का बन गया। फिर यहाँ पर जो है मध्य वर्ग की भी भागीदारी देखने के लिए मिली। दुकानों की जो है शो, खिड़कियां, विज्ञापन में इसका यूज होने लगा, वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, औद्योगिक क्रांति हेतु जो है बाजार मिल गया, और आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति का जो है उदय हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ BHIC 108 का हमारा पार्ट 2 एग्जाम स्पेशल मैराथन सफलतापूर्वक पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हमने प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक क्रांति की विभिन्न व्याख्याएं, कृषि क्रांति, महान विचलन, उपभोक्तावादी क्रांति और औद्योगिक क्रांति जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझा। यदि आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है और अपने नोट्स तैयार किए हैं तो मेरा विश्वास है कि परीक्षा में इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर लिख पाएंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला मैराथन आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। और जो साथी अभी तक हमारी इग्नू स्मार्ट एग्जाम प्रेप लर्निंग फैमिली से नहीं जुड़े हैं वे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और अन्य विषयों की सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और इसी से हमारी लर्निंग फैमिली लगातार आगे बढ़ती है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण मैराथन क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।